हेलो एवरीवन, मैं वीनू वर्मा एक्सेल इन एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारी जो तैयारी है पेपर 1 के लिए है और पेपर 2 एजुकेशन के लिए है, जिसमें आपको 500 क्वेश्चन सीरीज दिए जा चुके हैं और आपको जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, न्यू कॉन्सेप्ट हैं पेपर 1 में, वो सारे करवाए गए हैं। करेंट अफेयर्स की 10 वीडियोज़ आपको दे दी गई हैं और जितने भी आपके यूनिट वाइज कॉन्सेप्ट हैं वो आपको यूनिट वाइज करवा दिए गए हैं। सारी चीज़ें प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं, तो आप वहाँ देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग यूनिट 9 पीपल डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट के सभी जितने भी इंपॉर्टेंट प्रोटोकॉल्स हैं, जैसे कि मॉन्ट्रियल, क्योटो प्रोटोकॉल, कार्टेजना और नागोया, इस तरह के जितने भी प्रोटोकॉल हैं उनसे संबंधित जितने भी डिस्कशन है वो यहाँ पर आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन आपको आते ज़रूर हैं, चाहे वो स्टेटमेंट के सवाल हों या आपके डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएँ या आपको मैचिंग के लिए दिए जाएँ, कैसे भी सवाल यहाँ से पूछे जा सकते हैं। तो इसका कॉन्सेप्ट ज़्यादा समझना ज़रूरी है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम सारे इंपॉर्टेंट जो है प्रोटोकॉल्स के बारे में कवर करते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि आपको इनको देखना चाहिए, पूरा वीडियो देखिएगा, लास्ट तक आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस मिलेंगी। तो आप यहाँ पर पूरा देखिए और जितने भी आपके जो हैं फ्रेंड सर्किल हैं उनमें लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात करें तो ये जो क्यों आया था, तो यहाँ पर देखिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन रिटर्न को नष्ट करने वाले पदार्थों पर एक मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल मतलब एक ऐतिहासिक और बहुपक्षीय पर्यावरणीय समझौता था। क्यों बनाया गया था, तो ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थों पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसका उद्देश्य क्या है, ओजोन परत को, है ना, यहाँ पे आपको ओजोन लेयर को याद रखना है। इसको जो नुकसान पहुंचाने वाले पदार्थ हैं तो इनको कहा गया ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस, ओडीएस। ठीक है, तो जो भी इसके ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस थे, इनके जो है कंजम्पशन और इनके जो खपत को, मतलब प्रोडक्शन और जो है कंजम्पशन, इसको चरणबद्ध तरीके से, स्टेप वाइज तरीके से समाप्त करके ओजोन परत की रक्षा करना है। अब ओजोन परत की रक्षा क्यों की जाएगी, क्योंकि आपको पता है ना कि यहाँ पर देखिए जो भी वायुमंडल में अल्ट्रावायलेट रेज जो भी सूर्य से आती हैं, ये वायुमंडल में अगर यहाँ पर पृथ्वी तक आ जाती हैं तो ये क्या करेंगी, मतलब यहाँ पर आपकी ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट, यहाँ पर इससे जो है रेडिएशन ज़्यादा होगा और क्या है, ग्लोबल वार्मिंग होगी। ठीक है, तो अल्ट्रावायलेट रेज आने से क्या होगा कि बहुत सारी डिसीज़ हैं जो कि ह्यूमन बींग के लिए दिक्कत करेंगी। ठीक है, तो इसीलिए ओजोन लेयर की सुरक्षा का होना बहुत ज़रूरी है। तो ओडीएस की अगर हम बात करें तो ओजोन रिटर्न को नष्ट करने वाले पदार्थ के रूप में लगभग 100 मानव निर्मित पदार्थों के उत्पादन और उपयोग को नियंत्रित करना है। ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का एक उद्देश्य है। ठीक है, तो इस तरह से ओजोन परत की रक्षा करना बिल्कुल बनता है, क्योंकि नहीं तो अल्ट्रावायलेट रेज हैं वो सीधे जो सूर्य से रोशनी मतलब किरणें आ रही हैं अल्ट्रावायलेट रेज के रूप में, वो पृथ्वी तक आएंगी और जो कि मनुष्यों के लिए नुकसानदायक होगा। इससे कैंसर और भी अदर तरह की बीमारीज फैलती हैं। तो इस तरह से ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का उद्देश्य है कि जो भी ओडीएस हैं इनके उत्पादन और खपत पे रोक लगाई जाए। ठीक है, ये हो गया मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का मेन उद्देश्य। ठीक है, तो ओजोन लेयर आप कहाँ पाई जाती है, पता ही है कि समताप मंडल में ओजोन लेयर पाई जाती है जो कि पृथ्वी की सुरक्षा कवच का काम करती है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर ये इसका उद्देश्य बन जाता है। कब अपनाया गया था इसको, तो देखिए इसको बनाया गया था 16 सितंबर 1987 को अपनाया गया, 1987। और इसका उद्देश्य क्या था, ओजोन परत को नष्ट करने वाले पदार्थों के उत्पादन और उपयोग को कम करने और अंततः समाप्त करने का लक्ष्य। ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस क्या होते हैं, तो इसमें आपके जो ये वाले पदार्थ हैं, जैसे कि कार्बन क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFCs, हेलोन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, मिथाइल क्लोरोफॉर्म, जैसे ये सारे केमिकल्स पाए जाते हैं। ठीक है, अब इसमें HCFCs भी जोड़ दिए गए हैं, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, तो ये सारे आपके जितने भी क्लोरोफ्लोरो मतलब CFCs वगैरह होते हैं, ये फ्रिज है, एयर कंडीशन है, यहाँ पर कूलिंग का काम करते हैं। ठीक है, अब देखिए इसको कार्यान्वयन और संशोधन की अगर हम बात करें तो प्रोटोकॉल में विभिन्न ओडीएस को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए समय सीमाएं निर्धारित की गई हैं। ठीक है, अब इसमें देखिए कई बार संशोधन किए गए, नए पदार्थों को शामिल करने और चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने के लिए समय सारणी में तेजी लाने के लिए कई बार अमेंडमेंट किए गए, कई बार संशोधन किए गए। कब कब किया गया, जैसे कि लंदन 1990, कोपेनहेगन 1992 में हुआ, मॉन्ट्रियल आपका 1997 में, फिर बीजिंग 1999 में आया और किगाली 2016। ठीक है,
तो किगाली संशोधन से आपके यहाँ सवाल पूछे गए हैं और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल से तो सवाल जरूर ही पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए किगाली समझौते की अगर बात करें तो यहाँ पर अभी किगाली अमेंडमेंट देखेंगे। तो यहाँ देख लीजिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के जो इम्पॉर्टेंट की फीचर्स हैं जो कि आपको याद रखने हैं वो क्या क्या हैं। तो देखिए पहला तो यही है कि ये स्टेप वाइज है ना, यहाँ पर चरणबद्ध और समयबद्ध तरीके से ओडीएस के उपयोग को कम करता है, ठीक है। तो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंस मतलब यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो मानव निर्मित पदार्थों के उत्पादन और उपयोग, तो ओडीएस जो है ना तो लगभग 100 मानव निर्मित पदार्थों के उत्पादन और उपयोग को नियंत्रित करता है, ठीक है। तो इस तरह से ओडीएस के उपयोग को कम करना है। इसमें विकसित और विकासशील देश जो हैं इनके लिए अलग अलग एनेक्सर बनाई गई है, समय सारणी बनाई गई है, ठीक है। और सभी जो है यहाँ पर ओजोन परत को नुकसान पहुँचाने वाले पदार्थों के विभिन्न समूहों को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने, व्यापार को नियंत्रित करने, रिपोर्टिंग के लिए, तो इस तरह से अलग अलग जिम्मेदारियाँ दी गई हैं। तो विकसित और विकासशील देश दोनों की जिम्मेदारी यहाँ पर समान लेकिन मतलब समान लेकिन अलग अलग है ना। तो इस तरह से यहाँ पर विकसित और विकासशील देशों का अपना अलग अलग सारणी दी गई है, ठीक है। ये क्वेश्चन आपसे पूछा भी गया है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में किससे संबंधित है, विकसित या विकासशील दोनों के लिए है या एक के लिए, इस तरह से करके स्टेटमेंट का सवाल आपसे पूछा गया है, ठीक है। तो ये ज़रूर जानना चाहिए कि क्या क्या चीज़ें हैं और किस तरह से जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। वैसे तो मॉन्ट्रियल और क्योटो प्रोटोकॉल आपका बहुत बड़ा है, काफ़ी लंबी थ्योरी है, लेकिन आपको जो समझना है वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से है ना। आप देखिए इसमें क्या है, 9 संशोधन या यहाँ पर अमेंडमेंट या रिविजन्स किए गए हैं, ठीक है। तो इसमें प्रोटोकॉल के तहत नई वैज्ञानिक, आर्थिक और तकनीकी प्रगति के अनुसार संशोधन और समायोजन का यहाँ पे प्रावधान है। तो इसमें आप देखिए किगाली संशोधन में क्या क्या चीज़ें हुआ, ये 2016 में अपनाया गया था। यहाँ पर ये जो था देखिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में था, ओडीएस को लेके था, यहाँ पे हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFCs को सिस्टमेटिक तरीके से कम करने पर केंद्रित है। ये क्या है, HFCs जो है ग्रीन हाउस गैसें हैं लेकिन ओजोन को नुकसान नहीं पहुंचाती हैं। तो इस तरह से ये जो है किगाली संशोधन जलवायु परिवर्तन को संबोधित करने के लिए प्रोटोकॉल के दायरे को बढ़ाता है। प्रोटोकॉल एक्चुअली होता क्या है, तो सेट ऑफ रेगुलेशंस मतलब नियमों का एक मतलब समूह होता है, एक सेट होता है जिनका कि पालन करना जरूरी होता है, ठीक है। तो किगाली अमेंडमेंट हो गया, किगाली संशोधन 2016 में। और इसमें और क्या क्या चीज़ें हुई, तो देखिए किगाली संशोधन के तहत भारत सहित सभी 197 जो पक्षकार थे, इन्होंने HFC गैसों के प्रयोग को कम करने के लिए जो टाइमलाइन थी उसके मतलब लगभग 2047 तक, तो इन्होंने यहाँ पर ये जो है सहमति जताई कि 80 से 85% तक कम करने हेतु यहाँ टाइमलाइन पर सहमत हुए, ठीक है। तो 2047 तक 80 से 85% तक इनका जो उद्देश्य था कि इसको कम कर दिया जाए, है ना। तो यहाँ पर देखिए इस महत्वपूर्ण कदम से क्या होगा, वैश्विक तापमान जो कि ग्लोबल टेम्परेचर होगा, इसमें 0.5 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि को रोकने में सहायता मिलेगी, ठीक है। तो जैसे कि अभी कितना ज़्यादा टेम्परेचर है, अगर इस तरह के प्रोटोकॉल्स ना लगाए जाएं तो बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है ना। तो इसलिए ये किगाली संशोधन को किया गया, ठीक है फ्रेंड्स। इतनी चीज़ें समझ में आई तो वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिए। नेक्स्ट देखिए अब ग्लोबल पार्टिसिपेशन क्या है, तो यहाँ पर देखिए 198 मतलब 2024 तक अगर हम बात करें तो यूनिवर्सली यहाँ पर रेटिफाइड बाय कितने 198 कंट्रीज़ के द्वारा, जो कि मतलब इसके द्वारा इनको रेटिंग दी गई है, जो इसे सबसे सफल अंतर्राष्ट्रीय समझौतों में से एक बनाता है, ठीक है। पहली बात ये हो गई। और यहाँ पर देखिए देशों को उनकी आर्थिक स्थिति और ओडीएस के जो भी कंजम्पशन लेवल है इसके आधार पर अलग अलग यहाँ पर समूहों में वर्गीकृत किया गया है, ठीक है। तो इस तरह से जो भी देश है ना इनके आधार पर यहाँ पर अलग अलग सारणी बनाई गई है कि उनके यहाँ कंजम्पशन कितना है और कितना प्रोडक्शन है, ठीक। अब इसका प्रभाव क्या होगा, तो देखिए इसके द्वारा जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो लाया गया इसके द्वारा ओडीएस के उत्पादन में खपत में कमी आई है ना, उत्पादन और खपत में उल्लेखनीय कमी आई। ये जो ओजोन परत की है रिकवरी मतलब ये तो चल ही रही है, और इसका जो उद्देश्य है ये है कि 1980 के स्तर पर इसको लाना, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर जो इसको मतलब टारगेट किया गया है कि 1980 का जो लेवल था उसको यहाँ पर फिर से मेंटेन किया जाए, ठीक है। अब हम आते हैं क्योटो प्रोटोकॉल। क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, ये भी एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसे ग्लोबल वार्मिंग द्वारा हो रहे जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए बनाया गया।
ठीक है। तो ये क्या है, क्योटो प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। यहाँ पर ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित जो भी चेंजेस होते हैं क्लाइमेट में, उनके लिए इसको 11 दिसंबर 1997 को क्योटो जापान में अपनाया गया था। और लागू कब हुआ, 16 फरवरी 2005 को लागू हुआ। ठीक है, तो कब लागू हुआ और कब इसको मतलब यहाँ पर लाया गया था, कब प्रभावी हुआ, ये चीज़ें आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए इसकी स्थापना जलवायु परिवर्तन पर UNFCC, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ठीक है, ये आपको याद रखना है, इसके तहत की गई थी। और इसका उद्देश्य क्या था, ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करके ग्लोबल वार्मिंग का मुकाबला करना। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रीन हाउस गैस के एमिशन को कम करने की बात की है और ग्लोबल वार्मिंग की बात की गई थी। ठीक है, तो क्योटो जो जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का उद्देश्य था कि कानूनी तौर पर यहाँ पर इन सारी चीज़ों को यहाँ पर कंट्रोल की जाए। ठीक है, अब देखिए इसके बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ पर एक ये आपको टेबल याद रखनी है, मतलब एक चार्ट है। देखिए क्या था, एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता था, किससे संबंधित है, तो UNFCCC है ना, CCC। अब देखिए यहाँ पर क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म का भी उल्लेख हुआ है, क्या है यह भी आगे बताएंगे। और इसका जो लक्ष्य था ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को कम करना। ठीक है, लाया कब क्या था, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर इसकी बात की गई थी 11 दिसंबर 1997 को, जबकि UNFCCC का सम्मेलन तीसरा सम्मेलन था। लागू तिथि कब है, 16 फरवरी 2005। इसकी जो विशेष बात थी, ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को 1990 के स्तर पर लाने के लिए, ठीक है, एक बाध्यकारी समझौता था। तो इस तरह से क्योटो प्रोटोकॉल यहाँ पर लागू हुआ। अब देखिए इसके लिए मेन बात क्या थी, जहाँ से सवाल आपका पूछा जाता है, तो क्योटो प्रोटोकॉल एक अनुसूची 1 बनी जिसमें विकसित और औद्योगिक देश थे, इनके देशों पर बाध्यकारी है, मतलब इन देशों के लिए इसको जरूर लागू करना है, जबकि विकासशील देशों पर बाध्यकारी नहीं है। ठीक है, तो विकसित और विकासशील दो तरह के होते हैं, विकसित जिनका विकास हो चुका है जैसे अमेरिका जैसे देश, विकासशील देश आगे जो अभी प्रयासरत हैं। ठीक है, अब देखिए विकासशील देशों में से ज़्यादा विकसित देश हरित गैसों के उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार हैं। मतलब यहाँ पर इस संधि ने इन चीज़ों को मान्यता दी कि जो विकासशील देश हैं इनसे ज़्यादा जो भी विकसित देश हैं, है ना, तो इनके लिए ग्रीन हाउस गैस जो है ज़्यादा, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो ज़्यादा जिम्मेदार है। ठीक है, पहली बात ये गई। और ये भी कहा गया कि विकासशील जो देश हैं, है ना, तो यहाँ मतलब जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, विकासशील देश, ये भी जो ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी लाएंगे, लेकिन इनके लिए ये बाध्यता नहीं है, मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से ये दो चीज़ें इन्होंने तथ्यों को मान्यता दी। यहाँ से भी सवाल आपसे पूछा जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ज़रूर क्लियर होनी चाहिए कि क्या चीज़ कही जा रही है। अब देखिए अब इसके लक्ष्य क्या थे, तो यहाँ पर इसने 37 औद्योगिक देश जो इंडस्ट्रियल कंट्रीज थी और यूरोपीय समुदाय के लिए 2008 से 2012 की, मतलब यहाँ पर कमिटमेंट में ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को 1990 के स्तर के मुकाबले 5% कम करने के लिए कानूनी रूप से बाध्यकारी लक्ष्य निर्धारित किए। ठीक है, तो क्योटो जलवायु परिवर्तन सम्मेलन का उद्देश्य था कि कानूनी तौर पर एक बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय समझौता स्थापित करना, जिसमें ये जो भाग लेने वाले राष्ट्र हैं ग्लोबल वार्मिंग के मुद्दे से निपटने और ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कम करने के लिए एक साथ एकजुट हों। ठीक है, तो इस तरह का ये यहाँ पर लक्ष्य निर्धारित किया गया कि जो 1990 के स्तर के मुकाबले कम से कम 5% यहाँ पर कम करने के लिए कानूनी रूप से एक बाध्यकारी लक्ष्य निर्धारित किया जाए। ठीक है, तो ये हो गया, आपको बता ही दिया कि विकसित और जो भी इंडस्ट्रियल कंट्रीज थी उनके लिए बाध्यकारी है, विकासशील देशों के लिए नहीं है ज़्यादा, है ना। अब देखिए यहाँ पर अब कौन कौन से मैकेनिज्म यहाँ पर लाए गए इसको पूरा करने के लिए, तो प्रोटोकॉल ने देशों को उनके लक्ष्य को पूरा करने के लिए कई तरह के सिस्टम चलाए, जैसे कि क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, ठीक है, और ज्वाइंट इम्प्लीमेंटेशन एंड इमिशन ट्रेडिंग। ये क्या चीज़ें होती हैं इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि क्या चीज़ें हैं, इनके बारे में थोड़ा सा आइडिया मैं दे देती हूँ, है ना। तो यहाँ पर देखिए आपका देखिए CDM क्या है, यहाँ पर आप चाहें तो यहाँ देख सकते हैं। देखिए सीधे बात मतलब मैं एकदम सिंपल लैंग्वेज में बताती हूँ कि जैसे CDM क्या है, क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म, तो ये वो बाजार संचालित मैकेनिज्म है, बाजार से मतलब बिजनेस से संबंधित है, जो विकासशील देशों को विकसित देशों से, है ना, यहाँ पर फंड की बात करें या इंसेंटिव्स की बात करें या निवेश उपलब्ध कराती है, मतलब कोई भी जो है फंड दिया जाएगा या कोई भी इंसेंटिव्स है तो यहाँ पर ये उपलब्ध कराती हैं, है ना, विकसित देशों से जो विकासशील देशों को, है ना। तो यहाँ पर
ताकि वो क्या करें, अपनी बेहतर टेक्नोलॉजी अपनाकर ग्रीन हाउस गैस इमिशन कम कर सकें। और इसके फलस्वरूप क्या होगा, कार्बन क्रेडिट का उपयोग विकसित देश अपने राष्ट्रीय इमिशन जो कमिटमेंट है इनको पूरा करने के लिए कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पर विकासशील देशों के लिए व्यवस्था की गई है क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म के थ्रू कि वो अपनी टेक्नोलॉजी का अपनाकर ग्रीन हाउस गैस इमिशन कम करें। और अब जो भी कार्बन क्रेडिट क्या है, तो कार्बन क्रेडिट से मतलब है कि इसकी जो कॉन्सेप्ट है सीधे सीधे ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी लाने से संबंध है, मतलब एक तरह का कार्बन व्यापार। ठीक है, जैसे कि बाजार में वस्तु का व्यापार होता है, तो इसी तरह से कार्बन क्रेडिट एक कार्बन का व्यापार है ना। तो इसमें क्या होगा कि CDM जो क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म है, इसके तहत होने वाले कार्बन व्यापार के तहत कार्बन को अत्यधिक मूल्य प्रदान किया गया है ना। और इसी में सर्टिफाइड इमिशन रिडक्शन इसी को कहा गया है। ठीक है, तो इतनी चीज़ें मैंने आपको सिंपल उसमें बता दी, और यह आपका क्योटो प्रोटोकॉल से ही संबंधित था। ठीक है, तो अब इसमें आपके 3 मैकेनिज्म यहाँ पर शुरू जो है लाए गए थे, जैसे कि आपका क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिज्म और आपका जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन, है ना। ये भी वही चीज़ करता है क्योटो लक्ष्यों को पूरा करने के लिए यहाँ पर। और इसमें भी आपका यहाँ पर ये जो बात करता है, ये औद्योगिक देशों के बीच प्रौद्योगिकी हस्तांतरण और निवेश को प्रोत्साहित करता है, मतलब एक तरह से बिजनेस की ही बात करता है, जहाँ पर टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र और इन्वेस्टमेंट बिटवीन इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज, है ना, इसके बीच में बात करता है और लक्ष्यों को पूरा करने में सहायता करता है। तो जॉइंट इम्प्लीमेंटेशन मतलब जोड़ के, साझा के अनुसार, इतना चीज़ आप समझ लीजिए। इमिशन ट्रेडिंग क्या है, तो देखिए उत्सर्जन व्यापार ये उन देशों को सक्षम बनाता है जिनके पास इमिशन यूनिट्स बची हुई हैं। ठीक है, उनका उपयोग उन्होंने नहीं किया है, तो अब इसका ये क्या करेंगे, अपने बिजनेस के लिए उपयोग करेंगे। तो इस अतिरिक्त जो क्षमता है, जो इनकी कैपेसिटी है, इसको वो दूसरे देशों को बेच सकेंगे जो अपने लक्ष्य से अधिक है ना। और ये आपका कार्बन जो क्रेडिट का जो बिजनेस है ऐसे ही चलता है ना। तो इस तरह से जिनका कार्बन जो है इमिशन कम होता है वो लोग सही रहते हैं, उनको नहीं लेना पड़ता, लेकिन ज़्यादा इमिशन वालों को फिर ये खरीदना पड़ता है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी इमिशन ट्रेडिंग। ठीक है, इसी तरह आपसे और एक चीज़ यहाँ पूछी जाती है, ये तो चीज़ हो गई। अब उसके बाद देखिए एक आता है कार्बन सिंक, ये भी आपका क्योटो प्रोटोकॉल से ही संबंधित है। एक क्या सिंक से मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ जहाँ आप स्टोर करते हो, जैसे कि बर्तन वाला सिंक होता है हमारा, है ना। तो उसी तरह कार्बन सिंक क्या है, एक प्राकृतिक अथवा कृत्रिम रूप से भंडारण की प्रक्रिया, जिसके अंतर्गत क्या होता है, कार्बन को कार्बन के यौगिकों के रूप में अनिश्चित समय के लिए स्टोर किया जाता है। अब इसमें भी 2 तरह के होते हैं, एक होता है प्राकृतिक और एक होता है मतलब एक हो गया आपका नेचुरल और एक होता है आर्टिफिशियल। ठीक है, तो इस तरह से 2 हो जाते हैं। नेचुरल में क्या होगा कि पेड़ पौधों द्वारा ऑक्सीजन देना, है ना, वो वापस हमको करते हैं एनवायरनमेंट में और CO2 को ले लेते हैं, ये इनकी फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है। आर्टिफिशियल क्या होता है, लैंडफिल्स के द्वारा। ठीक है, तो कार्बन सिंक को थोड़ा सा आपको जानना चाहिए, जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इतनी चीज़ें समझ में आई तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। अब देखिए आते हैं हम कार्टेजेना प्रोटोकॉल। कार्टेजेना प्रोटोकॉल क्यों आया था, ये आपके बायोसेफ्टी से संबंधित है, जैव सुरक्षा पे, है ना। तो सबका उद्देश्य जरूर पता होना चाहिए कि किसके लिए बनाया गया था। तो जैव सुरक्षा पे कार्टेजेना प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है। इसका उद्देश्य क्या है, तो जितने भी लिविंग आपके जो मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म हैं, है ना, इनके लिए संबंधित है कि इनके सुरक्षित संचालन, परिवहन और उपयोग को सुनिश्चित करना, मतलब कि इनका जो प्रभाव है जैव विविधता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है ना। तो इस तरह से इसके लिए यहाँ पर जो है चीज़ों को लाया गया प्रोटोकॉल के अंदर। ये कब लाया गया, तो इसकी जो एडॉप्टेशन डेट मतलब अपनाया गया कब, 29 जनवरी 2000 को, और जो इफेक्टिव था, प्रभावी हुआ, ये 11 सितंबर 2003 से। ठीक है, तो ये किससे लिए संबंधित था, जो आपके लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म हैं, है ना। अब इसके बारे में और क्या कहा गया, तो इसके बारे में ये कहा कार्टेजेना प्रोटोकॉल में कि यदि कोई सदस्य देश ये महसूस करे कि जो आपका जेनेटिक रूप से परिवर्तित किसी जीव मतलब लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का उत्पाद करके पर्यावरण को अगर हानि पहुंचा रहा है, कोई एनवायरनमेंट को लॉस कर रहा है, तो वो देश उस उत्पाद पर प्रतिबंध लगा सकते हैं। मतलब ऐसा कोई प्रोडक्शन नहीं चाहिए जो कि आपके क्लाइमेट को इफेक्ट करे। तो इस तरह से कोई भी ऐसा उत्पाद जिसमें LMO लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का या उसके उत्पाद का उपयोग किया हो, तो उसके पैकेट पे ऐसा जो है डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसा स्टेटमेंट देना पड़ेगा। और LMO को जो लोकल स्पीसीज होती हैं उसके वर्ग में, कैटेगरी में रखा गया है। ठीक है,
तो इतनी चीज़ें समझ में आई कि किस चीज़ से संबंधित था, क्यों आया, कब आया, है ना। इतनी चीज़ें समझ में आई तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, क्योंकि मैंने बहुत ही सिंपल फॉर्म में आपको समझाने की कोशिश की और आज ही वीडियो में ही आपको सारी चीज़ें ये पढ़ते पढ़ते ही चीज़ें याद हो जाएंगी, है ना। नेक्स्ट आता है नागोया प्रोटोकॉल। नागोया प्रोटोकॉल कैसे, ये आपका कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी CBD से संबंधित है। तो नागोया प्रोटोकॉल जैविक विविधता पर कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इसके तहत एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जिसका उद्देश्य क्या है, आनुवंशिक संसाधनों, है ना, जो भी आपके जो यहाँ पर जेनेटिक रिसोर्सेज हैं इनके यूटिलाइजेशन से है और इनका न्याय संगत बंटवारा सुनिश्चित करना। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो बात कही गई है कि इसका जो इन रिसोर्सेज हैं इनका सही से उपयोग किया जाए, मतलब सतत उपयोग, कहीं ना कहीं आपके सस्टेनेबल यूजेस से संबंधित है। तो ये जैव विविधता के सतत उपयोग को बढ़ावा देने के लिए क्या है, एक कानूनी ढांचा यहाँ पर जो है लीगल फ्रेमवर्क देता है और संरक्षण प्रयासों को जो है प्रमोट करता है। ठीक है, तो इस तरह से ये समझ में आया कि नागोया प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, CBD से संबंधित है। अब तो मेरे ख्याल से आपको सारी चीज़ें याद भी हो गई होंगी, है ना, और क्वेश्चन आपके यहीं से पूछे जाते हैं। आप देखिए इसके लिए कुछ आपके नियम बनाए गए, क्या क्या चीज़ें गाइडलाइन थी। तो आनुवंशिक संसाधनों तक पहुँचने के लिए गाइडलाइन बनाई गई, है ना। तो उसके बाद यहाँ पर ये सुनिश्चित करना कि लाभ, मतलब चाहे वो आपका मॉनेटरी हो या अदरवाइज कोई भी तरह का लाभ हो, उसको प्रदान करने वाले देशी और स्वदेशी समुदायों के साथ साझा किए जाएं। ठीक है, और इन संसाधनों के उपयोग के लिए सहमति और पारस्परिक रूप से सहमत शर्तों की आवश्यकता है। तो इस तरह से जो भी रिसोर्सेज हैं इनका कंसेंट होना चाहिए, है ना, और म्यूचुअली एग्री टर्म्स भी होने चाहिए। ठीक है, अब अपनाया कब गया था, 2010 में ये प्रोटोकॉल आया और 2014 में लागू हुआ। तो ये हो गई आपकी नागोया प्रोटोकॉल से संबंधित बातें। ठीक है, तो आज की वीडियो कैसी लगी, आई होप बहुत हेल्पफुल होगी आपके लिए और आपको समझ में भी आई होगी सारी चीज़ें। तो वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक चैनल पे बने रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए। और अभी मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें दी हैं जिसमें NEP 2020 सारी चीज़ें आपकी करंट से संबंधित या आपके इसके जो है बेसिक कॉन्सेप्ट सारी चीज़ें मैंने कवर कराई हैं। रिसर्च एप्टीट्यूड, कम्युनिकेशन की, ICT की, जितनी भी ये यूनिट्स हैं आपकी जो कि मैक्सिमम स्कोर करती हैं नंबर्स को, इनका मैंने क्विक रिवीजन आपको दिया है, एक बार आप ज़रूर देख लीजिएगा, आपके लिए हेल्पफुल होंगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए चैनल पर बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।